बच्चों की मौत के बाद शेरनियां फिर से बच्चे पैदा करने को तैयार होती हैं और वो सहवास करने लगती हैं। मापोगो बंधु भी अपना परिवार बढ़ाने के लिए यही चाहते थे। करीब 3 महीने के दौरान इस इलाके में शेर के जितने भी बच्चे थे वो सब मारे गए और मापोगो बंधुओं ने उन्हें खा लिया। मिस्टर टी और किंकी टेल इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेरहम थे और वो दोनों ढूंढ ढूंढ कर एक एक बच्चे को मार रहे थे। अपने पहले ही साल में मारे जाने वाले शेर के करीब 1/4 बच्चे दूसरे शेरों का ही शिकार बनते हैं। ये किसी प्राइड पर कब्जा जमाने का स्वाभाविक तरीका है। हमने अभी तक उनकी जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनसे तो यही लगता है कि मिस्टर टी ही उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था। शेरों का ये खून खराबा आमतौर पर बच्चों की मौत के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मापोगो बंधुओं का गठबंधन इससे बिल्कुल ही अलग था। ऑटवा प्राइड के सारे शेर भाग चुके थे और बच्चे भी मारे जा चुके थे, और अब जल्दी ही ऑटवा परिवार की शेरनियां फिर से बच्चे पैदा कर सकती थीं। मापोगो शेरों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उफान पर था और सहवास के लिए उनके बीच ही मुकाबला होने लगा था। वो तो इस कदर जोश में थे कि उन शेरनियों की भी जान लेने लगे थे जो उनके साथ सहवास करने को तैयार थीं। जब वो आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए, तब उन्होंने शेरनी पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। मैंने सबसे पहले यही देखा कि मिस्टर टी एक शेरनी की पीठ में अपने दांत गड़ा रहा है। फिर वो उसका गला घोंटने लगा। दस से 15 मिनट में शेरनी की जान निकल गई और तब मिस्टर टी उसे खाने की तैयारी करने लगा। सच कहूं तो मापोगो बंधुओं की कुछ हरकतें ऐसी थी जो बड़ी ही अनोखी थीं, जैसे कि शेरनियों को मारना। किसी प्राइड में शेरनियों को मारना, उन शेरनियों को जिनके साथ सहवास करके वो बच्चे पैदा कर सकते थे, ये बात बड़ी अनोखी है और मैंने जंगलों में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले 1 साल के अंदर मापोगो बंधु एक के बाद एक प्राइड पर कब्जा करने लगे और जो भी शेर उनके लिए खतरा बनता वो उसे मार डालते। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई दावे से ये कह सकता है कि मापोगो बंधुओं ने कितने शेरों की जान ली थी। उनकी वजह से शेरों की आबादी भी अचानक कम होने लगी थी। एक बार तो हमें लगा था कि उन्होंने सैबी सैंड में एक ही साल में करीब 100 शेरों की जान ले ली थी। इतने शेरों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मापोगो बंधुओं के रहते हुए साबी सैंड में कोई भी शेर सुरक्षित नहीं है। मापोगो बंधुओं से जीत पाना नामुमकिन सा था, लेकिन उनके दबदबे को टक्कर मिली उनके गठबंधन के अंदर से। मैंने मिस्टर टी और मखुलू के बीच हुई लड़ाई जैसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। सन 2008 तक मापोगो बंधुओं ने कई दबंग शेरों को मार डाला था और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए थे। वो इलाका इतना बड़ा था
कि उसमें कभी 5 अलग-अलग इलाके हुआ करते थे। हमने पहली बार कोई ऐसा गठबंधन देखा था जिसने इतने बड़े इलाके पर कब्जा जमाया हो। जिस इलाके पर उनका कब्जा था उसमें सैबी सैंड्स गेम रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। करीब 70,000 हेक्टेयर के इलाके पर उनका कब्जा था। यानी 1,60,000 एकड़ से ज्यादा बड़ा इलाका, मैनहट्टन से करीब 7 गुना बड़ी जगह। सैबी सैंड्स जैसी जगह जहां काफी बड़ी संख्या में शिकार हो, पानी की कमी ना हो और टक्कर देने के लिए बहुत सारे शेर हों, वहां एक छोटे इलाके में ही सीमित रहना ज्यादा अच्छा होता है। सच कहे तो मापोगो बंधुओं ने करीब करीब पूरे सैबी सैंड्स पर ही कब्जा जमा लिया था, जो इस बात का सबूत था कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था। सारे विरोधियों को खत्म करने के बाद मापोगो बंधु करीब 8 प्राइड पर कब्जा जमा चुके थे। अब वो साबी सैंड के बेताज बादशाह बन चुके थे। मगर उनमें से कुछ तो इतने से भी खुश नहीं थे। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि किसी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं होता और उसके सभी सदस्य अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि ऐसे किसी गठबंधन में 1 या 2 शेर दबंग होते हैं और बाकी उसके सिपहसालार। लेकिन फिर उनके सामने ये सवाल होता है कि वो उस टोली में रहें और दबंगों का हुक्म बजाएं या फिर उनसे अलग होकर अपनी एक दूसरी टोली बना लें। मिस्टर टी और किंकी टेल तो मानो सिपह सालारी के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। वो तो बस राज करना चाहते थे। लेकिन एक शेर उनके रास्ते का कांटा था। मखुलू यकीनन मापोगो बंधुओं में सबसे दबंग था। वो बॉस था। मैंने मिस्टर टी और मखुलू के बीच हुई लड़ाई जैसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। उस लड़ाई में मिस्टर टी ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। मखुलू ने उसकी एक टांग दबोच ली थी, जिससे मिस्टर टी घायल हो गया था। और उसके बाद ही गठबंधन में दरार पड़ने लगी। मेरे ख्याल से ये भी एक वजह थी कि वो दोनों बाकी चारों को छोड़कर चले गए। ज्यादातर फील्ड गाइडों ने पहली बार 6 शेरों का ऐसा कोई गठबंधन देखा था, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि उस गठबंधन के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सन 2008 में यही हुआ। मिस्टर टी और किंकी टेल उस वक्त 6 साल के थे और अपनी जवानी के चरम पर वो अपने से बड़े मखूलू के अलावा अपने भाइयों प्रिटी बॉय, रास्टा और स्कार से अलग हो गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक गठबंधन अब 2 टोलियों में बंट चुका था और दोनों अपने अलग अलग इलाके पर राज करने लगे। पर उनके इलाके भी एक दूसरे के करीब ही थे। पुरानी टोली से अलग होने के बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य के इलाके पर कब्जा जमा लिया, जबकि बाकी बचे चारों शेर पश्चिम में चले गए। सच कहें तो किंकी टेल और मिस्टर टी उस इलाके पर राज कर रहे थे। पहले तो हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद तो यही लगने लगा था कि ये दोनों वाकई शेर हैं। हम उन शेरों को बचपन से जानते थे और हम उनसे प्यार करने लगे थे। मिस्टर टी और किंकी टेल को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उनके बीच बड़ा ही कमाल का तालमेल भी था। दोनों भाई जैसे नजर आते थे। उस घटना के बाद उनका सामना किसी और शेर से भी नहीं हुआ।
वो अपने पुराने साथियों से भी कभी-कभी मिलते थे, पर अब उनके इलाके अलग-अलग थे। मिस्टर टी और किंकी टेल अब अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पैदा करने पर लगाने लगे थे। अगर बच्चों की देखभाल करने वाले शेरों की एक दबंग टोली साथ हो, तो शेरनियां भी खुद को सुरक्षित समझती हैं, क्योंकि वो शेर उनके बच्चों को दूसरे शेरों से बचाते हैं। उस वक्त वहां शेरों के काफी बच्चे थे और मेरे ख्याल से ओटावा और शमूमी प्राइड में कुल मिलाकर करीब 15 बच्चे थे। कई दूसरे प्राइड्स में भी नए बच्चों का जन्म हुआ था और वो मापोगो बंधुओं के अलग-अलग इलाकों में रहते थे। इस गठबंधन के बनने के बाद इतनी शांति पहली बार आई थी। उस नई शांति के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। वो थे उनके पिता। शेर आमतौर पर बच्चों के साथ नरमी से पेश नहीं आते, लेकिन मखूलू उन बच्चों के साथ कभी सख्ती नहीं करता था। हमने कई बार देखा कि बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, उसका आयाल खींचते हैं, मगर वो हमेशा शांत ही रहता था। अच्छा पिता बनने के लिए सिर्फ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना ही काफी नहीं होता, उसे पूरे इलाके में गश्त भी लगानी पड़ती है ताकि कोई घुसपैठिया ना आ जाए। शेर अपने इलाके में गश्त लगाते हैं और अपने इलाके की सुरक्षा करते हैं। इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। कभी दहाड़ते हैं, तो कभी गंध के निशान छोड़ते हैं। इस तरह गश्त लगाने से वो अपनी मौजूदगी का सबूत देते हैं। ये सब कुछ वो उस इलाके में रहने वाले दूसरे शेरों को ये चेतावनी देने के लिए करते हैं कि ये मेरा प्राइड है, मेरा इलाका है, और अगर तुमने इसके अंदर घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मापोगो बंधुओं के इलाके के पश्चिमी भाग में एक शेर अपनी टोली की सीमा की रक्षा पूरी शिद्दत से कर रहा था। मैंने कई बार मखूलू को बाकी के मापोगो से काफी दूर दूर देखा था। उसे देखकर मैं यही अंदाजा लगा पाया कि वो अपने इलाके की गश्त लगा रहा है। कई बार वो पूरे हफ्ते भर अपने साथियों से दूर रहता था और फिर वापस आकर उनके साथ रहने लगता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें बहुत बड़े इलाके की गश्त करनी पड़ती थी और गश्त लगाने का काम वो अक्सर अकेले ही करता था। कई बार हमने उसकी दहाड़ने की आवाज भी सुनी थी और हम उसकी दहाड़ अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि वो बिल्कुल अलग थी। मैंने आज तक किसी शेर को मखूलू की तरह दहाड़ते हुए नहीं सुना। उसकी दहाड़ बिल्कुल ही अलग थी। एक शेर के तौर पर उसकी दहाड़ बड़ी ही दमदार थी। ज्यादातर शेर तो 45 सेकंड से 1 मिनट तक दहाड़ने के बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन वो लगातार दहाड़ता ही रहता था। सन 2010 में मापोगो बंधुओं के दखल के बाद 4 साल बीत चुके थे। मखूलू अपने इलाके की सरहदों की सुरक्षा कर रहा था और उसका काम पूर्व में अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रहे मिस्टर टी और किंकी टेल से ज्यादा आसान था।
उनकी पूर्वी सरहद का ज्यादातर हिस्सा तो क्रूगर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था और वहां कई ऐसे बंजारे शेर रहते थे जो मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके के अलावा उनके प्राइड पर भी कब्जा जमाना चाहते थे। जहां भी बंजारे शेर रहते हैं या शेरों की कोई और बड़ी टोली रहती है, वहां हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे प्राइड पर कब्जा जमाने की ताक में रहते हैं। हमने कई बार देखा कि क्रूगर से कुछ बंजारे युवा शेर उनके इलाके में आ गए, पर हर बार मिस्टर टी और किंकी टेल ने उन्हें अपने इलाके से दूर खदेड़ दिया। वो एक तरह से रक्षाकर्मी जैसे थे, अक्सर दूसरे शेरों का सामना भी वही किया करते थे। दूसरे शेर मखूलू और दूसरे 3 शेरों तक तभी पहुंच सकते थे जब वो किंकी टेल और मिस्टर टी से बच निकले। 2 साल तक मिस्टर टी और किंकी टेल बाहरी घुसपैठियों से लड़ते रहे और न सिर्फ अपने इलाके को बल्कि पश्चिम में रहने वाले अपने भाइयों को भी बचाते रहे। मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि 5 शेरों का एक और नया गठबंधन बन रहा है, जिसे हम आज मजिंगलांग कहते हैं, और वो बहुत धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। किसी एक बंजारे शेर का सामना करना एक बात थी, पर 5 शेरों के गठबंधन से निपटना मिस्टर टी और किंकी टेल के लिए भी इतना आसान नहीं था। मजिंगिलानीज काफी बड़े, तगड़े, युवा और लड़ने में माहिर शेरों का समूह था। 8 जून सन 2010 को मजिंगलांग के नाम से मशहूर 5 शेरों की एक टोली साबी सैंड के उत्तरी पूर्वी इलाके में दाखिल हुई। मापोगो बंधुओं के कब्जे के बाद किसी ने उस इलाके में इतनी बड़ी टोली को नहीं देखा था। छह शेरों की टोली मापोगो का मुकाबला कर पाना आसान काम नहीं था, मगर उसमें फूट पड़ने के बाद अब पूर्वी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मिस्टर टी और किंकी टेल की रह गई थी। लेकिन अब मापोगो गिनती में कम थे। 2 भाइयों का मुकाबला 5 शेरों से था। चूंकि उसका नाम मिस्टर टी था और साथ में रहने वाला किंकी टेल था और दोनों पहले कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो इन हालात का सामना नहीं कर सकते। लेकिन मजिंगिलानीज काफी बड़े, तगड़े, युवा और लड़ने में माहिर शेरों का समूह था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। हमें अंदाजा नहीं था कि वो क्या करेंगे। मैं बहुत डर गई थी। वो युवा शेर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर टी आ जाएगा और किंकी टेल भी उसके पीछे ही होगा। मिस्टर टी और किंकी टेल अचानक ही उसके सामने आ गए और करीब 100 मीटर दूर तक उन्होंने उसका पीछा किया। मजिंगलानी के शेर को टोली से अलग करने के बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने उस पर हमला कर दिया। मिस्टर टी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और जमीन पर पटक दिया और किंकी टेल सीधे उसकी जांघ पर चढ़ गया। उनके दहाड़ने की आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। मिस्टर टी के चेहरे पर उसने कई वार किए। मुझे याद है वो जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पर विरोधी शेर ने मिस्टर टी का कान दबोच रखा था, मानो उसे बाहर खींच लेना चाहता हो। लेकिन वो जब ये सब कर रहा था तब किंकी टेल लगातार उसके जांघ और उसके पिछले पैरों पर जगह जगह काट रहा था। और वो दहाड़ भी रहा था। दूसरे शेर पर हमला करते वक्त किंकी टेल भी दहाड़ रहा था।
उसने अपने दुश्मन को दबोच रखा था और वो दहाड़ रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा नजारा ना तो देखा था और ना ही सुना था। मैंने वैसा गुस्सा, वैसा आक्रामक रूप, वैसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। मजिंगलान भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी जवाब में हमला कर रहा था। 2 हैवीवेट शेर का सामना एक मिडिल वेट शेर से था और वो हार गया। उस दिन हमें पहली बार पता लगा कि दर्द होने पर एक शेर कैसे कराता है। उनकी लड़ाई देखने के बाद मेरे दिल में बड़ा मिला जुला एहसास था। मैं इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि उस जानलेवा लड़ाई में किंकी टेल या मिस्टर टी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। घायल किंकी टेल और मिस्टर टी ने दिन भर अपने जख्मों का इलाज किया, जबकि मजिंगलांग को उन्होंने सड़क किनारे ही अधमरा छोड़ दिया था। एक बार फिर उन्होंने अपने इलाके की हिफाजत कर ली थी। मैं उस शाम उन्हें देखने गया था। वो अपने बुरी तरह से घायल पंजे को चाट रहा था। शायद उसके पंजे में दुश्मन शेर ने अपने दांत कड़ा दिए थे। रात में खाने के वक्त मैंने जंगल के खुले इलाके और लॉज के आसपास शेर की दहाड़ सुनी। अचानक ही एक रेंजर ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, अपना कैमरा लीजिए और जल्दी से बाहर आ जाइए। जल्दी ही कारीन को पता लग गया कि वो दहाड़ने की आवाज किसकी है। मजिंगलांग घुसपैठिए बढ़े चले आ रहे थे। हमने सड़क तक मजिंगलान शेरों का पीछा किया और तब मैं यही सोच रही थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये फिर से लड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि मजिंगलानी शेर बदला लेने आ रहे हों। उन्होंने हमसे थोड़ी दूरी बना ली थी और हमें उनके करीब पहुंचने के लिए तेजी से भागना पड़ रहा था। एक जगह हम उनसे थोड़ा पीछे रह गए। हमें धूल के बादल दिख रहे थे और उनकी दहाड़ें और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन किस टोली का है। करीब जाने पर हमने देखा कि वो एक मापोगो ही है और 4 मजिंगलान शेरों ने उसे दबोच रखा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन किस टोली का है। करीब जाने पर हमने देखा कि वो एक मापोगो ही है और 4 मजिंगलान शेरों ने उसे दबोच रखा है। हमें जल्दी ही पता लग गया कि उन चारों ने किंकी टेल को दबोच लिया है। वो बुरी तरह घायल था, पर भागने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। वो बड़े ही खतरनाक तरीके से हमला कर रहे थे। मैंने उस तरीके का हिंसक हमला पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो उस बेचारे की चीर फाड़ करने लगे। उनमें से एक शेर उसके पिछले पैरों के बीच उसके जेनेटेलिया पर हमला कर रहा था, उसकी नर्म अंडरबेली पर। फिर अचानक ही हमने एक तेज आवाज सुनी, मानो कहीं गोली चली हो। वो आवाज रीढ़ की हड्डी टूटने की थी। ढेर सारा खून और उस घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद हम बुरी तरह से दहल उठे थे। वो गंध, वो आवाज, वो नजारा, वो सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
मगर तभी वहाँ जाने कहाँ से मिस्टर टी आ गया। वो अचानक ही बाहर आया था और उसने एक तरफ से एक मजिंगलान पर हमला कर दिया। किंकी टेल बुरी तरह से घायल था, मगर इस बात से भी मिस्टर टी अपने भाई को बचाने से नहीं रुका। उसने 2 मजिंगलानी शेरों पर हमला कर दिया। वो अपने भाई की मदद तो कर रहा था, पर जानता था कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। तब वो अपनी दुम दबाकर भाग निकला। जिन 2 शेरों ने किंकी टेल को पकड़ रखा था, वो अभी भी उसे नोच खसोट रहे थे। फिर वो उसे छोड़कर उसके भाई मिस्टर टी के पीछे भागे। पकड़े जाने पर मिस्टर टी का भी वही हाल होता जो उसके भाई का हुआ था। किंकी टेल बड़ी गहरी सांसें ले रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहां भीषण सन्नाटा छाया था। हम उस शेर को बचाना चाहते थे, पर हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि हम उनकी लड़ाई के बीच नहीं कूद सकते थे। हम वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे। मिस्टर टी वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन मजिंगलानी शेर अपना अधूरा काम खत्म करने लौट आए थे। वहां पहुंचने के कम से कम 10 मिनट पहले से हम उनके लौटने की आवाज सुन रहे थे। फिर कुछ दूरी पर हमें वो आते हुए नजर आए। वो समझ गए थे कि वो अब उसके ऊपर हावी हो चुके हैं और वो घायल भी है। वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता और उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। वो उसे वहीं खत्म कर सकते हैं। उस वक्त हम समझ चुके थे कि अब किंकी टेल को कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत तय है। किंकी टेल को उस हालत में देखना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। मेरे लिए सबसे मुश्किल था उन रेंजर्स की प्रतिक्रिया देखना। वो बहुत ज्यादा उदास थे। उस घटना ने उनके दिल पर बड़ा गहरा असर किया था। मैंने शाम के वक्त किंकी टेल की मौत की खबर सुनी और तब मैं बहुत रोया था। वो मेरा सबसे पसंदीदा शेर था और मैं उसे बहुत पसंद करता था। उसकी मौत ने मुझे हिला दिया। अगले दिन सुबह सुबह रेडियो पर बहुत से लोगों ने ये खबर सुनी और वो सब भी गहरे सदमे में थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था और उस वक्त कई लोगों की आंखों से आंसू भी छलक आए थे। अगली सुबह हम सभी लॉज से निकल आए। हम ये जानना चाहते थे कि कल रात असल में क्या हुआ था। वहां पहुंचकर जो हमने देखा वो बहुत ही चौंका देने वाला नजारा था। हमने देखा कि एक लकड़बग्घा और 2 ब्लैक बग सियार किंकी टेल की लाश को चाट पोंछकर साफ कर रहे थे। वो खत्म हो चुका था। इतने खूबसूरत और शानदार शेर की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये देखकर हुआ कि एक ब्लैक बैक सियार वो अयाल लेकर भाग रहा था जो कभी एक बड़े ही खूबसूरत शेर की शान था।
उसके बाद तो किंकी टेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपने भाई की मौत के बाद जख्मी मिस्टर टी को पश्चिम की ओर जाते हुए देखा गया था। मिस्टर टी मान चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो उस इलाके पर राज नहीं कर सकता, उस इलाके की हिफाजत नहीं कर सकता। मिस्टर टी समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी, उसका भाई, उसका दोस्त, वो जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, वो अब नहीं रहा। उसे यह एहसास भी हो चुका था कि अब वो उस इलाके पर अकेला राज नहीं कर सकता। मिस्टर टी ने सोच लिया था कि वो अपने पुराने गठबंधन के भाइयों के पास लौट जाएगा। हमें करीब 2 साल तक मिस्टर टी नजर नहीं आया और फिर अचानक एक सुबह वो हमसे करीब 80 से 100 मीटर दूर खड़ा था। वो दूर से ही अपने भाइयों को देख रहा था। मखूलू और उसके पश्चिम के गठबंधन के दोस्त अब बाप बन चुके थे और उन्हें अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी। मखूलू अच्छी तरह से जानता था कि अगर कोई बाहरी शेर उसके इलाके में आ गया तो क्या अंजाम हो सकता है। भले ही मिस्टर टी कभी उसके भाई जैसा था, लेकिन अब वो एक घुसपैठिया ही था। मिस्टर टी किसी तरह से मजिंगलानी शेरों से बच निकला था, उन शेरों से जिन्होंने उसके भाई किंकी टेल को मार डाला था और उसके पूर्व के इलाके पर कब्जा जमा लिया था। अब वो पश्चिम की ओर जा रहा था, जहां मखूलू और बचे हुए मापोगो बंधुओं का राज था। हिंसक मिस्टर टी की वजह से ही साबी सैंड का आज तक का सबसे बड़ा गठबंधन टूट चुका था। अब उसकी वापसी पर उसके भाइयों की क्या प्रतिक्रिया होगी? मखूलू मपोगो को मिस्टर टी की वापसी पर खुशी नहीं हुई थी, मगर वहां के बाकी तीनों मपोगो ने उसे कबूल कर लिया था। ये बड़ी अच्छी बात थी कि इतने दिनों के बाद भी उसके 4 पुराने साथियों ने उसकी वापसी को स्वीकार लिया था। फील्ड गाइड इस बात से बड़े खुश थे कि मिस्टर टी को बिना खून खराबे के स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन मिस्टर टी तो मिस्टर टी था। वो ना तो उसके प्राइड थे, ना ही उसके बच्चे। हमें लगा था कि मिस्टर टी भी उस टोली के बच्चों को अपना लेगा, पर उसने ऐसा किया नहीं। हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों के बाद उसने टोली के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो हमेशा टोली के बच्चों की ताक में रहता और जैसे ही कोई बच्चा नजर आता वो उसे मारकर खा जाता। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि उस टोली के दूसरे शेर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर बच्चे मिस्टर टी के भतीजे या भतीजियां थे, मगर उसके भाई उसके कत्लेआम को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे।
मिस्टर टी उस पर कब्जा जमाकर उसमें रहने वाली शेरनियों के साथ सहवास करना चाहता था, लेकिन उस टोली के बच्चे उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे। इसलिए उसने बड़ी बेरहमी से उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब पश्चिम में सत्ता पलट चुकी थी। मिस्टर टी नया राजा बन चुका था। एक बार फिर से मिस्टर टी लौट आया था और उसने बच्चों को मारने के बाद फिर से अपना दबदबा बना लिया था। और उसके बाद हमें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से सबके मन में यही था कि कुछ बुरा ही होने वाला है। अगले 2 सालों में मजिंगलानी शेरों ने मापोगो के करीब करीब पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। घुसपैठियों ने मिस्टर टी और किंकी टेल के ज्यादातर इलाके और उनके प्राइड पर कब्जा कर लिया था और उनके सारे बच्चों को मार डाला था। काफी दिनों तक युद्ध विराम रहा, पर इस दौरान इस गठबंधन की किस्मत खराब ही रही, क्योंकि अब प्रिटी बॉय और रास्टा भी गायब थे। सबको यही लग रहा था कि उन्हें मजिंगलानी शेरों ने मार डाला है। एक वक्त वो भी था जब इस दमदार मापोगो गठबंधन का साबी सैंड पर राज था, लेकिन अब वहां उनकी पहचान तक मिटने वाली थी। अब सिर्फ 3 मापोगो ही बचे हुए थे, मखुलू और मिस्टर टी के अलावा सिर्फ स्कार बचा था। 6 साल तक मापोगो बंधुओं ने साबी सैंड पर राज किया था। जंगलों में शेर ज्यादा से ज्यादा 12 साल की उम्र तक बचे रह पाते हैं। मिस्टर टी 10 साल का था और स्कार 12 का, तो मखुलू 14 साल का। उनकी उम्र बढ़ रही थी, विरोधी सिर उठाने लगे थे। ऐसे में उनका अंत करीब ही था। मार्च सन 2012 को 5 शेरों का एक और गठबंधन दक्षिण से मापोगो बंधुओं के इलाके में दाखिल हुआ। उस गठबंधन का नाम था सिलाटीज। एक रोज सुबह सुबह हम कहीं जा रहे थे, तभी हमने अपनी कार रोक दी और एक आवाज सुनने लगे। हमने दहाड़ने की आवाज सुनी थी और वो आवाज करीब 100 मीटर दूर से आ रही थी। फिर हम निशानों के सहारे आगे चल पड़े। यह तो साफ जाहिर था कि सिलाटीज असल में मापोगो बंधुओं के पीछे पड़े हैं। वो युवा और दमखम वाले थे। वो अभी जवानी में कदम ही रख रहे थे, इसलिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहते थे। उन्होंने एक मापोगो को बाकी सबसे अलग कर दिया था, मगर वो कौन था इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। एक उम्रदराज शेर को इतने युवा शेरों का सामना करने में बहुत परेशानी होने वाली थी, मगर इसके बावजूद एक मापोगो अपने बचे खुचे इलाके की हिफाजत करने से नहीं रुका। जब मैं मौका वारदात पर पहुंचा, तब तक मिस्टर टी पर हमला हो चुका था। आखिरी मापोगो सम्राट अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और वो अकेला था। उसकी रीढ़ की हड्डी पर बड़ा गहरा जख्म लगा था। उसके पिछले पैरों के ठीक ऊपर और उसका पिछले पैरों से नीचे का पूरा शरीर अपाहिज हो चुका था। इसकी वजह से उसकी ओर बढ़ रहे चारों शेर बड़ी आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते थे।
वो उसे मारने के लिए बड़ी चालाकी भरी रणनीति अपना रहे थे। उनमें से एक उसका ध्यान बटाता और उनका दूसरा साथी पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला कर देता। उन्होंने उसे गिरा दिया और करीब 15-20 सेकंड तक उसे बुरी तरह से नोचते खसोटते रहे। उसके बाद वो रुके और वहां से चल पड़े। मगर कुछ ही देर बाद वो फिर से लौटे और एक बार फिर से वही खूनी खेल शुरू हो गया। मिस्टर टी उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। मुझे याद है वो मेरी तरफ देख रहा था। वो जिस तरह से उन शेरों का मुकाबला कर रहा था और इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उन शेरों से जिस तरह से लड़ रहा था, उसी से पता लगता है कि वो कितना शानदार शेर था और कितना जिगर रखता था। मिस्टर टी पर हमला करने वाले चारों शेर लगातार दहाड़ रहे थे। वो संकेत था उनके कब्जे का। उन्होंने अब इस इलाके पर अपनी दावेदारी का बेखौफ ऐलान कर दिया था और दुनिया को बता रहे थे कि वो इलाका अब उनका है। वो यहां के राजा हैं। वो नज़ारा बड़ा ही चौंकाने वाला था। हम घबरा भी रहे थे, दंग भी थे और हमें अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अपनी रीढ़ पर बने बेहद गहरे जख्मों की वजह से वो जांबाज शेर शांत पड़ गया था और जमीन पर सिर के बल पड़ा था। अगले पंजे आगे की ओर फैले थे और पिछले दोनों पैर किसी काम के नहीं थे। वो उन जख्मों से उबर नहीं सकता था। मिस्टर टी का वो आखिरी दिन था और उस रोज उसकी मौत तय थी। मैं अपने भाई के साथ वहीं खड़ा था और हमने उसे आखिरी सांसें लेते देखा था। इस तरह से एक युग को खत्म होता देख किसी की भी रूह कांप जाएगी और मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि अब कभी ऐसा नजारा देखने को ना मिले। मापोगो बंधुओं की कहानी का अंत बड़ा ही दुख भरा था। मैं तो यही मानता हूं कि मिस्टर टी एक शेर की तरह जिया और उसकी मौत भी एक जाबाज शेर जैसी ही हुई। अपने इलाके की हिफाजत के लिए वो अपनी सीमा के कहीं पार निकल गया था और अंत में बेचारा उसकी हिफाजत करते मारा गया। मापोगो बंधुओं ने 6 साल तक राज किया था और उतनी मारकाट पहले किसी ने नहीं देखी थी जितनी उनके दौर में हुई थी। मगर अफसोस उनका अंत भी बड़े हिंसक तरीके से हुआ। मखूलू और स्कार आखिरी बचे मापोगो थे। वो अब काफी उम्र दराज हो चुके थे और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। ऐसे में बस एक ही रास्ता था, वो साबी सैंड से चले जाएं। अब मापोगो वहां कभी नजर नहीं आएंगे, मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। मापोगो बंधुओं के बच्चे आज भी जिंदा हैं और वो ओटावा प्राइड के साथ रह रहे हैं। उनमें से 3 तो बड़ी शेरनियां हैं और 2 तरुण शेर भी हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि उनका बाप मखूलू मापोगो कुछ महीने और उनके साथ रहे।
सच तो यह है कि सिर्फ उसके ही बच्चे मिस्टर टी के कत्लेआम से बच गए थे और मेरे ख्याल से ईश्वर ने यहां इंसाफ किया था। मैंने मापोगो बंधुओं के बारे में जितना सुना है उससे तो यही कह सकती हूँ कि वो बड़े ही अलग किस्म के शेर थे। भले ही एक इंसान होने के नाते हमें उनका व्यवहार हैवानियत भरा लगे, मगर सच तो यही है कि वो बेहतरीन शेर थे। 6 मपोगो बंधुओं ने वही किया था जो जंगल में जीने के लिए शेरों को करना पड़ता है, और ये खूबी उन्होंने अपने बच्चों को भी दी थी। मगर उनके बच्चे तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके अपनाए, और उसके लिए उन्होंने जितनी मार काट की उतनी हिंसा साबी सैंड में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शेरों की जिंदगी का एक स्याह पहलू भी होता है जिसकी झलक बहुत कम ही मिल पाती है। वो प्यारे होते हैं, शानदार होते हैं, उनकी जिंदगी शाही होती है पर बेहद मुश्किल होती है, खतरों से भरी। मगर मापोगो बंधुओं ने हमें दिखाया कि असली शेर किसे कहते हैं।